मेरी आइडियोलॉजी बीजेपी की है, तो मैं पहले बीजेपी से प्रभावित हुआ। फिर मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के इतने बड़े लीडर हैं, तो फिर मैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ। राजनीतिक जीवन में हैं, मैं जानना चाहूँगा, मैंने कई सारे नेताओं की ये समस्या सुनी है लोगों से कि भाई नेताजी हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, मंत्री जी विधायक जी हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो कि राजनीतिक जीवन में फ़ोन ना उठाना कितना सही कितना गलत है, और कैसे इस पे काम किया जा सकता है? ऐसा पल तो यार आने वाला है, अभी तो नहीं आया कि हम इसको मेमोरेबल माने, क्योंकि मेरी एक बहुत इच्छा है जीवन की। क्या है वो इच्छा? मेरे पिताजी मुझे गले लगाकर शाबाशी दें किसी भी काम को लेके। कि आपके लिए प्राउड मोमेंट तब होगा जब आपके पिताजी आपको झप्पी देंगे, जादू की झप्पी। आपको विपक्ष या आलोचकों की तरफ से ऐसी क्या कोई तंज या प्रतिक्रिया मिली है जो आपके लिए एक सीख बन गई? कांग्रेस के इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हो, वोट चोरी के? हम तो अब राहुल गांधी जी को सलाह दे रहे हैं, आपके पॉडकास्ट में व्यवहारिक सलाह दे रहे हैं। जैसा आपने अभी बताया कि पिताजी 72 साल के हो गए हैं, भाजपा में भी कहा जाता है कि 75 साल के बाद राजनीतिक रूप से पार्टी की गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं। 2025 चल रहा है, 28 में चुनाव है, तो क्या हम 2028 में अभिषेक दीपू भार्गव को प्रत्याशी के रूप में देख पाएंगे? जो आप बोल रहे हो बच्चे मेहनत करते हैं, 10वीं और 12वीं में पढ़ के आगे निकलते हैं, और इस वक्त जो देश में परीक्षाओं का आप देख रहे होगे कि अभी दिल्ली में एसएससी को लेके जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, या फिर छत्तीसगढ़ में 2000 कांग्रेस सरकार के समय जो पुलिस भर्ती परीक्षा की गई थी, एसआई भर्ती, उसको अभी रद्द किया गया है। तो परीक्षाओं में ये जो सरकारी तंत्र विफल हो रहा है, तो इसको आप किस तरीके से? युवा राजनीति में कितनी रुचि ले रहे हैं, और युवाओं को कैसे राजनीति से जोड़ा जा सकता है? हो गया, कोई बीमार हो गया तो आप अवेलेबल रहो तो ठीक है, लेकिन रात में 12:30 बजे 1 बजे शराब पी के लोग आपको फ़ोन लगा कि भैया गांकरे खावे कब आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल पॉडकास्ट विद ऋतुराज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा नेता से जो अपनी ऊर्जा, दूरदर्शिता और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के कारण युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। वे अपने सकारात्मक दृष्टिकोण, मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने क्षेत्र में एक पहचान बना चुके हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनकर उभर रहे हैं। उनकी कार्यशैली में जहां एक तरफ आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाई देगा, वहीं दूसरी तरफ मानवीय संवेदनाएं भी संतुलित रूप से नज़र आएंगी। नए अवसरों की खोज, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच उन्हें एक अलग पहचान देती है। ऐसे हमारे मेहमान पूर्व मंत्री एवं रेहली से विधायक गोपाल भार्गव जी के सुपुत्र अभिषेक दीपू भार्गव, जिनका व्यक्तित्व लोगों को बेहतर करने, आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के अनसुने किस्से जो आपने अभी तक किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी पॉडकास्ट में नहीं सुने होंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार ऋतुराज भैया। भैया, बड़े दिनों से इच्छा थी आपके साथ ज़रा खुल के बातचीत हो जाए जी। राजनीतिक चर्चाएं तो आप करते रहते हो, कभी मंचों से, कभी अलग अलग इंटरव्यूज़ में। मैं पहले दीपू भैया से मिलना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा गुजरा। कुछ थोड़ी बचपन के बारे में मुझे बताइए, आपका पारिवारिक माहौल। सामान्य मतलब कुछ विशेष नहीं, जो सामान्य परिवार के बच्चे होते हैं, पूरा जीवन बचपन वैसा ही गुजरा। सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई प्रारंभ की, फिर मेरे पिताजी के एक मित्र हैं श्री भरत चौबे जी, वो केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर थे। ये केंद्रीय विद्यालय चंद्रपुर महाराष्ट्र में हुआ करता था। दुर्गापुर एक उनकी तहसील है, वहाँ पर वेस्टर्न स्कूल लिमिटेड की माइंस थी। तो सेंट्रल स्कूल ज़्यादातर सेंट्रल के कर्मचारियों के बच्चों के लिए, या जहाँ उनकी संख्या हो वहाँ पे खुलते हैं। तो वहाँ मुझे भेज दिया गया। तो 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की, फिर उनका ट्रांसफ़र सागर हो गया। तो फिर उसके बाद पूरी शिक्षा सागर में, स्कूलिंग, कॉलेज, ये सब सागर में ही हुआ। और कुछ बहुत हाई फाई जैसा कई लोग नहीं कहते कि सोने की चम्मच या सोने के पलने में झूलने वाले कि ये वो, ऐसा कुछ नहीं रहा। परिवार में परवरिश पिताजी से ज़्यादा माताजी और मौसी उनके छत्र छाया में, उनकी देख रेख में हुई,
क्योंकि हम लोग सागर में रहते थे, पिताजी गढ़ाकोटा में रहते थे। छुट्टियों के समय जब हफ्ते में सैटरडे संडे को मिलता था तो गढ़ाकोटा पहुंचते थे। तो ये एक जैसा सामान्य परिवारों में बच्चे पलते हैं वैसा ही जीवन हमारा था, कुछ अलग वैसा नहीं रहा। तो उस सामान्य जीवन में कोई एक बचपन का कोई एक किस्सा जो आज भी जब आप उसको सोचते हो तो आप तरोताज़ा हो जाते हो कि काश मैं फिर से उस बचपन में पहुंच पाऊं? देखो, बचपन किसे याद नहीं रहता। जब बचपन होता है तब तो अपन सोचते हैं कि बड़े हो जाते तो अच्छा होता। जब युवा होते हैं तो थोड़ा लगता है कि थोड़ा और अपन पढ़ाई लिखाई से बाहर निकलते तो फिर स्वतंत्रता हो जाती। लेकिन ये सारा गोल्डन टाइम आपका निकलता रहता है। फिर जब आप ठहराव वाली स्थिति में आते हो तब आपकी कैसे रिवाइंड होती कि यार वो समय ज़्यादा अच्छा था। मुझे एक बचपन का किस्सा याद है। जब मैं वहीं चंद्रपुर महाराष्ट्र में पढ़ा करता था, एक बार पिताजी मुझसे मिलने आए हुए थे वहाँ पे, और उन्होंने मुझे शायद 50 रुपये दिए। तो मैंने उन्हें कहा मुझे नहीं चाहिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा क्यों नहीं चाहिए तुम्हें 50? कुछ कर लेना। मैंने यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। आपने कहा यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, उन 50 रुपये का हम करेंगे क्या? हाँ। तो वो भी उस चीज़ों को, वो किस्सा वो भी कई बार सुनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, दोस्ती यारी मित्रता, स्कूल के दिन, मस्तियाँ, टीचरों की डांट, माताजी की डांट, ये सारी चीज़ें। पिटाई भी हुई है, बिगड़े हैं थोड़ा बहुत तो सुधारा भी गया है, लाइन पे लेके आए। तो ये सारी चीज़ें याद आती हैं। और मैं बहुत अच्छे से ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इन सारी चीज़ों से वंचित रहता, ममास बॉय पापास बॉय टाइप के लोग बच्चे नहीं रहते आज जो के समय एकदम में थोड़ा पैम्पर्ड काफ़ी माहौल मात्रा में, में हाँ, सुरक्षित माहौल में माहौल। पलते बढ़ते हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव नहीं हो पाता। आज अगर मुझे ज़मीन की कीमत पता है, जिसको कहते हैं ना लोग डाउन टू अर्थ, अगर मुझे पता है कि ज़मीन की कीमत क्या है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरी परवरिश बड़े परिवारों के बच्चों की तरह नहीं हुई, सुरक्षित माहौल में नहीं हुई। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे ऐसा खुला छोड़ रखा था कि पूरा ज्ञान लो, पूरे अनुभव लो, समझो, कुछ नियंत्रण माहौल में आपका कुछ तो मतलब जब आप परवरिश नहीं होगी। स्कूलिंग आपकी चल रही थी चंद्रपुर में या फिर आप वापस आने के बाद सागर में, उस वक्त क्लास के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता था कि आप विधायक के किसी पुत्र को नहीं हैं पता या था, मंत्री किसी को नहीं पुत्र पता हैं? था। हाँ। मेरे पिताजी विधायक हैं, किसी को नहीं पता था मेरे स्कूल में। हम्म। हाँ, भरत चौबे जी का बेटा है ये जानते थे लोग। क्या बात है। बहुत बाद में 10th 11th के लगभग लोगों को, अब चूंकि बड़े हो गए तो लोगों को पता चला कि इनके पिताजी विधायक हैं। जब तक तो किसी को नहीं पता था। और उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं था कि हमारी कम्युनिटी में, ग्रुप सर्कल में या स्कूल में कुछ अलग से व्यवहार होना शुरू हुआ, नहीं, क्योंकि वो अपनी उसमें नहीं था। अपन तो सामान्य रूप से पले बड़े, तो हमें आज भी सामान्य व्यवहार की ही अपेक्षा होती है सामने वाले व्यक्ति से। मुझे आज भी किसी से विशेष व्यवहार की अपेक्षा नहीं रहती कि कोई यह माने कि मैं मंत्री पुत्र हूँ या विधायक पुत्र हूँ या बड़े नेता का बेटा हूँ तो मुझे कुछ अलग से व्यवहार मेरी प्रति होना चाहिए। ये मेरी कभी किसी से, बस हाँ ये ज़रूर है कि एक स्वाभिमान जो बचपन से पिताजी के माध्यम से, परिवार के माध्यम से मिला, वो स्वाभिमान ज़रूर है। अपमान और सम्मान में अंतर में पहचानता हूँ, ये तो इतना ज़रूर तो है। ये अपमान और सम्मान में अंतर तो जब जैसे जैसे आप बड़े हुए और अभी सामाजिक जीवन में हैं, आने वाले भविष्य में आप राजनीतिक जीवन में आएंगे, तो ये समझ तो तभी आपकी डेवलप हुई होगी जब आप सामाजिक जीवन में आए हो। हाँ बिल्कुल। हाँ। जब आप स्कूलिंग में होते हो, कॉलेज में होते हो, तब आपको ये सब अपमान और सम्मान का कोई अंतर समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस समय तो आपका मन निश्चल होता है, हृदय कोमल होता है, निश्चल, सारी चीज़ें आप एकदम उससे लेते हो, भूल जाते हो। कुछ भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ, आपकी पिटाई हो गई, आपको किसी ने गालियाँ दे दी, दुर्व्यवहार कर दिया, तो बाल मन की सबसे अच्छी बड़ी बात यही है कि जल्दी माफ़ कर देता है, जल्दी चीज़ों को भूल जाता है। जिसने दुर्व्यवहार किया उसी से बहुत अच्छी दोस्ती बाद में हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे मन आपका परिपक्व होने लगता है तो उसके लॉकर में ये सारी चीज़ें, फिर अपमान सम्मान ये बैठने लगता है। अपमान तो लगभग लोगों के मन में इस कदर घर कर जाता है कि वो मरते दम तक नहीं भूलते। तो ये सारी चीज़ें तो फिर सामाजिक जीवन में, और अनुभव जब बढ़ा, उम्र बढ़ी, तब ये सारी चीज़ें स्वभावगत शुरू हुई। ठीक है।
वैसे हमारा थोड़ा सा टर्न हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि जब जीवन में अति अपमान हो जाए या अपमान की कुछ एक सीमा होती है वो ज़्यादा हो जाए, लगे बहुत ज़्यादा हमें अंदर से, उस वक्त हम खुद को कैसे संयमित रखें और कैसे आगे के लिए जीवन को प्रेरित करें? देखिए, अपमान आपको महसूस हुआ, अपमान आपको लगा कि यार मेरी बेइज्जती हो गई, लेकिन आपका अपमान कहीं अहंकार जनित तो नहीं है। मतलब हमारी वैल्यू 54 की है और हम खुद को 1 रुपया समझ रहे हैं, और उस भ्रम के कारण अगर आपका अपमान हुआ है तो फिर अपमान करने वाले की गलती नहीं है। तो भगवान का शुक्रिया अदा करो आपकी, आपको एक सीख दे दी, आपके भ्रम को तोड़ने का काम परमात्मा ने कर दिया अपमान के माध्यम से। लेकिन आपको अपनी वैल्यू पता है कि हाँ, हम 1 रुपया ही हैं, हमारी ये वैल्यू, और उस कारण से कोई ईर्ष्या के कारण से आपका अपमान करता है, बाय विल करता है, स्वेच्छा से करता है, जानबूझकर करता है, तो उस अपमान को भूलना नहीं चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, उस अपमान को भूलना नहीं चाहिए, उस अपमान को सदैव याद रखना चाहिए, और हमें उन परिस्थितियों में जाने से बचना चाहिए। भविष्य में उस अनुभव के माध्यम से उन परिस्थितियों में जाने से बचना चाहिए जहां हमारा अपमान हुआ है। ठीक है। एक तो आपने बोला अपमान हुआ है, अपमान किया गया है, ये तो हो गई एक बार अपमान की। अगर कहीं से अपमान निरंतर हो, हम किसी पार्टी में हों, किसी दल में हों, किसी संस्था में हों या किसी पद पे हों, और उस पर रहते हुए निरंतर अगर हमें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े, तब क्या करना चाहिए? देखिए, तुलसीदास जी का एक दोहा है, मुझे वैसे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके जो बोल हैं उनका हिंदी अनुवाद यही था कि जहाँ स्नेह मिले, चाहे भले ही वहाँ पे सूखा पड़ा हो या कुछ ना हो, जहाँ स्नेह मिले वहाँ पे आपको बसेरा करना चाहिए, और जहाँ अपमान हो रहा हो, चाहे वहाँ सोना भी बरस रहा हो, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। मतलब जहाँ आपका अपमान हो रहा हो, बार बार अपमान हो रहा हो, वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए इससे बड़ी मेरी तरफ से सीख नहीं हो सकती कि ठीक नहीं है। जाना चाहिए। आज के युवा आपको अलग अलग रोल्स में देखते हैं, कहीं जैसा कि भी अभी हमारी चर्चा हो रही थी, विधायक पुत्र, मंत्री पुत्र, युवा नेता, दीपू भैया, इस तरीके से अलग अलग रोल्स में देखते हैं। आप खुद को कहाँ देखते हो? मैं आपका रोल मॉडल क्या है मैं खुद तो के अभी लिए? सीख रहा हूँ, चाहे समाज सेवा का एक रास्ता हो, राजनीति हो, मैं सीख रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने हैं, बहुत कुछ। राजनीति तो जीवन पर्यंत सीखने की चीज़ है। समाज सेवा में आप अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कैसे कर सकते हो, इसमें निरंतर सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। जैसा हम लोगों के इतने सारे प्रकल्प चलते हैं, हम उसमें लगातार सुधार करते रहते हैं। बेहतर तरीके से व्यक्ति की मदद कैसे हो, उसका सहयोग कैसे हो, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्र में जल्दी हम त्वरित समाधान कैसे कर सकें, तत्काल सहायता कैसे कर सकें, तो ये इसमें गुंजाइश रहती है। तो मैं अपने आप को तो अभी एक लर्नर की तरह देख के चलता हूँ कि अभी लर्निंग पीरियड चल रहा है, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो समाज सेवा का हो। ठीक है। पिछले दिनों मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने मंच से बच्चों के बीच में एक स्कूली स्पर्धा शुरू करी, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। शासन अपने स्तर पे जो सुविधाएं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए देता है वो तो अपने स्तर पे ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लोकल स्तर पर हम क्या कर सकते हैं एज अ जनप्रतिनिधि, ये हमको भी सोचना चाहिए। हम आज जब विद्यालयों में जाते हैं, देखिए ये मैं बात कहूँगा तो हो सकता है कहीं से ये मेरी बात कहेगी आप सरकार के खिलाफ में बात करो, लेकिन वास्तविकता को हमें स्वीकार करना चाहिए कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सरकार की अभी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। उसका सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जो शिक्षक या नेता, इनका कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं नहीं पढ़ता। जाता है। क्यों नहीं पढ़ता? उसका कारण यही है कि शिक्षा वहाँ का की स्तर। शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। सरकार तमाम प्रयास कर रही है, बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास कर रही है। पहली जो प्राथमिकता यही है कि बच्चे स्कूल आएँ, फिर जब बच्चे स्कूल आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम उनको एजुकेशन देना प्रारंभ करेंगे। स्कूल चले, हम ये जो अभियान है। प्रोग्राम अभियान चलाया, उसको चलाने का कारण यही था कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। जो बच्चे स्कूल नहीं जाएगा वो शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा? तो पहली प्राथमिकता पे हम अभी आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं। निरक्षरता का, अनपढ़ता का जो रेशियो है वो बहुत कम होता जा रहा है। अब बारी है क्वालिटी एजुकेशन की, और क्वालिटी एजुकेशन ऐसा नहीं है कि आप सेकेंडरी में दो, क्वालिटी एजुकेशन आपको
प्राइमरी से ही शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया अभी स्कूल में सागर में, तो मुझसे लोगों ने यही कहा, मेरी पहले ये मानसिकता थी कि अरे यार करेक्टर बनाना का पहली क्लास में है कहीं भी कर दो। तो लोगों ने मुझसे कहा नहीं भैया, बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और बेस बनता है प्राइमरी एजुकेशन से, प्राथमिक शालाओं से। तो हमें प्राथमिक शालाओं का ज़्यादा फोकस करके चीज़ों को सुधारना चाहिए। बेस आपका अच्छा बनेगा तब आप जाके आगे compete कर पाओगे। मैंने जो अभी घोषणा जिसकी आप बात कर रहे थे, वो मैंने 10th और 12th, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम है और हमारे यहाँ एक मापदंड बोर्ड एग्ज़ाम्स ही होते हैं बच्चे की काबिलियत को परखने का। 11th 9th 8th ये सारे अभी मतलब जैसे क्लास में टॉपर आ गए वो ठीक है, लेकिन स्टेट और ज़िला वाइज तो 10th और 12th में ही मेरिट देखी जाती है। तो मैंने अपनी ओर से बच्चों के लिए कहा था कि जो स्टेट की मेरिट लिस्ट में आएंगे 10th और 12th के बच्चे, उनको 51,000 रुपये का इनाम, और जो ज़िले की मेरिट में आएंगे उनको 10,000 रुपये का इनाम। अब साथ में बात ये निकल के आई कि शिक्षक भी कह रहे थे कि बच्चे तो आएंगे लेकिन इनके पीछे जो मेहनत है वो हमारी भी रहेगी, तो हमारे लिए क्या है। कई शिक्षकों ने ये कहा कि हमें निजी रूप से कुछ नहीं चाहिए, आप तो विद्यालय के लिए कुछ दे दो। तो ये वहाँ से चीज़ जनरेट हुई, ये सोच वहाँ से विकसित हुई। तो मैंने पिताजी से बात करके मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला, उन्होंने कहा ठीक है, विधायक निधि का आप कह देना कि स्टेट में जो स्कूल के बच्चे टॉप करेंगे तो 21 लाख रुपए उनको देंगे निर्माण कार्य के लिए, और जो ज़िले में करेंगे उनको 10 लाख। तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल तैयार हो जाएगा हमारी खुद की विधानसभा में, शिक्षकों में, बच्चों में। तो एक स्वप्रेरित रूप से बच्चे और मेहनत करने लगेंगे। साथ ही मैंने उनसे ये भी कहा था कि आपको अगर किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है, कोचिंग की आवश्यकता है, तो वो भी आप मुझे बताइए, वो भी मैं आपके लिए अरेंज करके दूंगा। पहले मैं कौटिल्य एकेडमी के साथ मिलकर चलाता भी था, लेकिन वो इनके लिए होती थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। उसी से मुझे ये विचार आया कि 10th और 12th के बच्चों के लिए अगर आवश्यकता है, कहीं मैथ्स के टीचर की आवश्यकता है, फिज़िक्स की और अन्य कॉमर्स वगैरह की, तो उसके लिए भी हम बच्चों के लिए निःशुल्क एजुकेशन की कोचिंग की व्यवस्था कर सकें। तो ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम आने वाले समय में लागू करेंगे। मोटिव यही है कि ये जो बच्चे हैं 10th और 12th के, स्वप्रेरित होके, स्वमोटो से, देखिए मेहनती बहुत हैं बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के, ऐसा नहीं कह सकते आपकी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होशियार नहीं होते, बहुत होशियार हैं। बस एक प्रॉपर गाइडेंस की और मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मैं मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा था। बात शिक्षा की हुई है तो मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगा। वैसे ये राष्ट्रीय स्तर का सवाल है, लेकिन फिर भी कि जो आप बोल रहे हो बच्चे मेहनत करते हैं, 10वीं और 12वीं में पढ़ के आगे निकलते हैं, और इस वक्त जो देश में परीक्षाओं का आप देख रहे होगे कि अभी दिल्ली में एसएससी को लेके जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, या फिर छत्तीसगढ़ में 2000 कांग्रेस सरकार की समय जो पुलिस भर्ती परीक्षा की गई थी, एसआई भर्ती, उसको अभी रद्द किया गया है। तो परीक्षाओं में ये जो सरकारी तंत्र विफल हो रहा है, इसको आप किस तरीके से बहुत देखते हो? गलत है, बहुत गलत। मतलब क्राइम की जगह मैं पाप कहना चाहूँगा। अगर ये कहीं क्राइम है, अगर ये कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्व है गलत करने में, तो ये केवल क्राइम नहीं है, क्रिमिनल वो नहीं है, ये तो पाप है। और ये पाप इतना बड़ा पाप है कि इस पाप की सज़ा वर्तमान और आगे आने वाली पीढ़ियाँ तक भोगेंगी। एक पूरी जनरेशन इस प्रकार के घटिया कामों के कारण ख़राब हो रही है, बर्बाद हो रही है, जिनकी मेहनत का मोल नहीं मिल पा रहा, जिनके माता पिता मजदूरी करके पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, और उनके साथ अगर ऐसा हश्र होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, मैं उसमें नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये बहुत गलत है। हर हाल में इसको रोका जाना चाहिए, और इसके लिए सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे राजनेताओं को, सारे ऑफिसर्स के लिए, और सबसे ऊपर जुडिशियरी के लिए मेरा तो एक अपना खुद का ओपिनियन है, चूँकि ये व्यवहारिक नहीं है लेकिन है मेरा एक ओपिनियन, कि देश की बड़ी संस्थाएं जिनको हम सर्वोच्च संस्था मानते हैं न्याय के लिए, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट, जब जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को स्वामोटो लेकर इनकी तरफ निगरानी रखनी चाहिए, और लगातार सरकार से इस बारे में कोऑर्डिनेशन इनका होना चाहिए कि आप किस प्रकार की परीक्षाएं कंडक्ट करा रहे हो। तब ऑफिसर्स पे, गवर्नमेंट्स पर एक नैतिक दबाव उनका रहेगा,
तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो जो गुंजाइशें दिख रही हैं उठापटक की गलतियां हो रही हैं, इसमें बहुत लगाम लग सकती, कमी हो सकती कमी है। हो सकती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फिर से हमारे पुराने मूड में कि दीपू भैया का अब तक का ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिस्क क्या रहा है, जिसको लेने के बाद उन्हें मलाल हुआ हो, कि पछतावा हुआ हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे ऐसा करना चाहिए था कि कोई रिस्क हम ना ले पाए या ली हुई हो। देखिए अभी तो मुझे ऐसा याद नहीं आता कि मैंने कोई रिस्क ली है। परमात्मा की कृपा से जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, रिस्क केवल राजनीतिक नहीं बताओगे आप, आपकी व्यक्तिगत भी बता सकते हो। चंद्रपुर से कोई दोस्त हो जिससे आपकी दोस्ती अभी ना रह पाई हो, आपके विवाह के पहले वो कोई अच्छी मित्र हो जहां आपने सोचा हो, व्यक्तिगत रिस्क भी हो सकती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अभी ध्यान तत्काल में तो नहीं आ रहा। अगर आप मुझे समय देते तो मैं निश्चित रूप से अपनी मेमोरीज को रिवाइंड करता कि हाँ यार ये गलती हो गई थी, अरे ये इसको मुझे बड़ा ग्लानि है। कुछ मित्रों के विषय में ज़रूर ग्लानि है कि बचपन की मित्रता है और एक मेरे प्रति उनका एक निस्वार्थ भाव हमेशा रहा है। लेकिन बहुत सक्षम होने के बाद भी मैं अपने मित्रों के लिए वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। ये एक ग्लानि आज भी है और परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि वो समय फिर मुझे ऐसा प्रदान करे कि मैं अपने मित्र, अपने सहयोगी, अपने शुभचिंतकों के लिए जो उनकी इच्छाएं हैं और जिस प्रकार से वो मेरी तरफ देखते हैं, हालांकि मुझे ऐसा बहुत अच्छे से पता है कि मेरे जितने अच्छे मित्र हैं वो निस्वार्थ रूप से आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उनका पारिवारिक बैकग्राउंड देखता हूँ, वर्तमान की स्थिति देखता हूँ, परिस्थिति देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ कमी मेरे एफर्ट्स में रह गई है। मुझे इनके प्रति इतने वर्षों का जो इनका निस्वार्थ सहयोग मेरे लिए रहा है, चाहे वो कहीं लड़ाई झगड़े हुए हों तो मेरे आगे छाती अड़ाने वाले लोग हों, कहीं मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरे परिवार का सहयोग करने में मेरे मित्र आगे रहे, मेरे पूरे पॉलिटिकल कैरियर में, मेरे पूरे सार्वजनिक जीवन में उनका अनन्य सहयोग रहा है। तो ऐसे मित्रों के लिए, शुभचिंतकों के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कॉलेज बंक मारी है आपने कभी? बहुत बहुत आधा से ज़्यादा कॉलेज बंक ही में निकला। तो फिर उस बंक कैंटीन में ही कैंटीन में निकला, क्लास में तो बहुत कम बैठे। हाँ अब चूंकि क्या हुआ था कि 2003 में विधानसभा के चुनाव हो गए थे। मैं लगभग 2002 में 12th मेरी पास आउट थी और उसी के बाद से मैं लगभग राजनीति में आ गया था। राजनीति में मतलब डायरेक्ट राजनीति में तो नहीं कहना चाहिए, पिताजी के सोशल कामों को, सोशल काम में भी शादियों में जाना या किसी के यहाँ गमी हो गई तो उसके यहाँ बैठने जाना, किसी के यहाँ तेरहवीं में जाना, ये काम मैंने शुरू कर दिया था। क्योंकि मुझे मेरे पिताजी का जो पूरा एक ऑरा था वो बड़ा कैचिंग लगता था, आकर्षित करता था मुझे। मैं जब घर जाता था छुट्टियों में तो मैं देखता था कि पिताजी बैठे हैं, 50-100 लोग उनको घेर के बैठे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। और उस समय तो मतलब देहात का माहौल है तो कोई बीड़ी जला के दे रहा है तो बीड़ी पी रहे हैं, किसी को कुछ मना नहीं करते थे। सामान्य रूप से हर व्यक्ति कनेक्टेड था, इजी अप्रोच थी, सहज सरल मिलनसार, वो जो एक वो मैंने अपने पिताजी का देखा। और पिताजी हैं तो साथ में 50 लोग चल रहे हैं, 100 लोग चल रहे हैं, तो ये चीज़ें मुझे बड़ा आकर्षित करती थी। पहले मैं राजनीति को इसी दृष्टिकोण से देखता था, एक ग्लैमर है, आप नेता बनेंगे, आपके साथ हाँ, जनता जैसा भीड़ सामान्य बहुत रूप से आ आज हाँ, भी युवा देखते हैं हाँ, राजनीति को, मैं भी वैसे ही देखा करता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, अनुभव आता गया, तो अब राजनीति को देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। मैं बात कर रहा था कि मैं लगभग उस समय 2003 में आप आ 2003 गए में थे। राजनीति में आ गया था। 2003 में इलेक्शन हुए नवंबर में, दिसंबर में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, पिताजी को पहली बार मंत्री उमा जी की सरकार में बनाया गया। तो उसके बाद से मेरा थोड़ा और जाना इस क्षेत्र में शुरू हो गया, क्योंकि उनकी व्यस्तता भोपाल में हो गई, तो लगातार उनका आ जाता कि अब यहाँ चले जाना, अब यहाँ चले जाना। था सोशली, कोई पॉलिटिकल नहीं था। पॉलिटिकल तो इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे ध्यान है कि एक बार विद्यार्थी परिषद के इलेक्शन हो रहे थे, तो हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज में, जो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है, वहाँ पे विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। तो हम लोग उस समय विद्यार्थी परिषद में से जुड़े हुए थे, तो हम पहुँच गए वहाँ पे। तो उस समय के जो सीनियर लोग थे उन्होंने कहा कि यार पिताजी को फ़ोन लगाओ, यहाँ धांधली हो रही है।
तो मैंने ऐसे ऐसे उनको फ़ोन लगा दिया कि ज़रा आप यहाँ फ़ोन लगा दो, यहाँ ये हमारे कैंडिडेट खड़े के लिए। कौन से कैंडिडेट, किस में हो तुम, क्या कर रहे हो, पढ़ाई करने भेजा है तुम्हें, वहाँ क्या कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, ये किसने कहा तुमसे पढ़ाई करो, चलो हटो उधर से भाऊ। मैंने फ़ोन रख दिया, उन्होंने कहा क्या काम नहीं, हाँ वो मदद कर रहा है। अब ये थोड़ी कहता कि मेरी क्लास लगा दी है। तो उस समय वो पॉलिटिकल कुछ नहीं था, बस थोड़ा सोशल हेल्प हो जाया करती थी। तो इस कारण से कॉलेज जाना थोड़ा गैप लगना शुरू हो गया था कॉलेज में। ज़्यादातर समय फिर रहली, गड़ाकोटा और गांव देहातों में होता था। उसके बाद भी जब हम आते थे तो फिर सागर का सर्कल इतना बड़ा हो गया था कि कॉलेज जाने के लिए घर से निकले तो जितने लोग क्लास के हैं वो तो ठीक है, यूनिवर्सिटी के और भी बहुत सारे लोग मिल जाया करते थे। तो फिर एक कैंटीन में ही बैठे बैठे पूरी क्लास निपट गई, पूरा दिन निकल गया। वहीं पर पूरी पंचायत हाँ, जम जाती थी, क्लासरूम बन जाता था अच्छा कैंटीन ही। होता। अच्छी बात यह है कि हम जैसे लोगों को एज ग्रुप के लोग भी मिलते हैं, और हमसे ज़्यादा और हमसे कम, तीनों एज ग्रुप के लोगों से हमारी मित्रता होती है, पहचान होती है। तो मेरा स्वभाव तो ऐसा था कि सभी लोगों से मिलना जुलना। तो हमारे जो अतिथि विद्वान भी हुआ करते थे, प्रोफेसर्स भी हुआ करते थे थोड़ी कम एज के, उनसे भी मेरी बहुत अच्छे संबंध थे। तो आर्ट्स कैंटीन में कभी बैठे हैं, कभी साइंस कैंटीन में बैठे हैं। तो इस प्रकार से कॉलेज में इसी प्रकार से बंक मार लिए। तो बंक मार के क्षेत्र में गए या दोस्तों के साथ कैंटीन बैठे तो ठीक है, बंक मार के घूमने गए कभी कि आप कहीं लंबा निकल गए हो, फिर पता चला हो कि भाई कहाँ हैं, कि ये तो वहाँ तक पहुँच गए, ऐसा कुछ आपका कोई अनुभव रहा है अभी तक? नहीं, देखिए ये तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि घर से इस प्रकार की इजाज़त नहीं मिलती थी कि आप कहीं निकल जाओ। व्यस्तता बढ़ी तो फिर हमने थोड़ा उसमें एक वो निकाल लिया था सॉल्यूशन। माता जी से कह देती थी हम सागर में हैं, माता जी गड़ाकोटा में रहती थी, हम सागर में हैं। सागर वालों से कह देते थे हम गड़ाकोटा में, हम निकल जाते थे भोपाल। अपने मित्रों के साथ हम भोपाल निकल आए, यहाँ वहाँ घूमे, वन विहार घूमा, झील वील घूमी। उस समय ये मॉल वॉल्स तो कुछ थे नहीं, बस 2-4 जगहें थी बस, लेकिन उस समय यही अच्छा लगता था बहुत, यही बहुत अच्छा लगता था। उस समय की बात अच्छी यही है कि बस 6-8 दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, वन विहार के यहाँ देख लिए सब, फिर यहाँ आपके झील वील के यहाँ बैठे हैं, मूंगफली खा ली, बस इसी में आनंद आ जाया करता था। और फिर जब वहाँ दोनों का कम्युनिकेशन हो जाता कि यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है, तब वो फ़ोन आता था कहाँ हो भैया, हफ्ते भर से दिखे नहीं, कहाँ गए हो, तब जरूर। आज आपका तो दिनचर्या पूरी तरह बदल गई है, तो आज आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, दिन की शुरुआत कैसे होती है आपकी? जनरली 7-7:30 बजे दिन शुरू हो जाता है, बस थोड़ा फ्रेश होके जिम को निकल जाते हैं, 1-8 घंटे 1.5 घंटे जिम में टाइम निकाला। फिर उसके बाद वहाँ जितने लोग होते हैं उनसे गप्पें होती हैं जिम में ही। नए लड़के होते हैं, कुछ और साथी होते हैं, तो आधा 1 घंटे उनसे। तो जिम में टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का है लगभग, जिसमें 1 घंटा वर्कआउट है और 1 घंटे गप्पें होती हैं। फिर उसके बाद वापस घर आते हैं, नहा धो के नाश्ता करके वापस नीचे लगभग 12 बजे से ऑफिस। अगर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जल्दी, 10 बजे 11 बजे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, तो 12 बजे मैं ऑफिस में आके बैठ जाता हूँ। 2 घंटे जितने लोग भी मिलने वाले होंगे उनसे मिलता हूँ, और लगभग 2-3 बजे के बाद फिर क्षेत्र में निकल जाता हूँ। तो कुछ अगर पॉलिटिकल कार्यक्रम है या सोशल कार्यक्रम है तो उनको अटेंड करता हूँ, नहीं तो लगभग प्रतिदिन मैं कई गांव में घूम के जिसके यहाँ गमी हुई हैं उनके यहाँ जाना, उसी बहाने गांव के लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। लोगों को पता होता है पहले से कि हम आ रहे हैं, तो लोगों की जो समस्याएं हैं तो लोग आके वहाँ पर बता, जो हमारे ऑफिस नहीं आ पा रहे हम वहीं पहुँच जाते हैं, तो लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है, अनुभव भी हो जाता है, लोगों की समस्याओं का पता भी चल जाता है। हम वापस आते हैं लगभग 9-10 बजे रात में, और 9-10 बजे अगर बस स्टैंड पे जमावट जमी होगी तो फिर हम बस स्टैंड पे चाय की दुकान में, या हमारा नगर भवन है या रेहली में कहीं चौराहे पे लोग बैठे वहाँ बैठ जाएंगे, आधा 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम है। रात में वापस आने की टाइमिंग लगभग 12 बजे और सोने की टाइमिंग 2 बजे के लगभग है। ये तो अभी दिनचर्या का लगभग फिक्स शेड्यूल हो गया है। और अगर ये सारे काम नहीं होते, जैसे बारिश हो रही है, अभी रिसेंटली काफ़ी बारिश हुई तो अब गाँव जा नहीं पाए, तो फिर मैं परिवार वालों को समय देना, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माताजी के साथ, या फिर मंदिरों में जाके दर्शन करना या कुछ अनुष्ठान करना, ये सारी चीज़ें नियमित रूप से दिनचर्या का हिस्सा है। आप अभिषेक भैया, दीपू भार्गव खुद को हर दिन मोटिवेट कैसे रखते हैं
हर दिन उसी एनर्जी के साथ लोगों से मिलना, लोगों के सवालों का जवाब देना, उनकी समस्याओं को सुनना और समाधान के लिए फिर लग जाना? देखिए, मेरे पास मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो सोर्स है ना, वो घर में ही है। मेरे पिताजी 70-72 साल की उम्र में मेरे पिताजी मुझसे ज़्यादा एक्टिव है। मैं 7 बजे उठता हूँ, वो 5 बजे उठते हैं। घूमने जाएंगे, पैदल जाएंगे, और रास्ते भर जितने लोग मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे। मतलब आधा ऑफिस वो रास्ते में निपटा देते हैं लोगों से बातचीत करके। जब हमसे 10 बजे मीटिंग होती है, बातचीत होती है, जैसे हम कभी तो हमें बुलावा आ जाता है, बुला रहे हैं तो कह लीजिए वहाँ ये हो गया है, तुम्हें पता है? हमने कहा हमें नहीं। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये हो गया है। तो फिर हम जानकारी लेते हैं। हमने कहा इनको क्या, के लिए सुबह 5 बजे से लोग जब मिलते हैं तो सारी जानकारी दे देते। 5 बजे उनका उठना, 7 बजे तक वापस आना, लोगों से मिलना जुलना, फिर लगभग वो 1-2 घंटे विश्राम करते। मतलब न्यूज़ अखबार सारे बाँचने के बाद, पढ़ने के बाद, सारी चीज़ों से जानकारी होने के बाद फिर वो 1-2 घंटे विश्राम करते हैं। फिर नहा धो के उनका पूजा पाठ में 2 घंटे निकलता है। फिर उसके बाद भोजन करके वो आ जाते हैं ऑफिस में। फिर ऑफिस में बैठते हैं, और कहीं अगर क्षेत्र में कार्यक्रम हुए तो क्षेत्र में कार्यक्रम में जाएंगे, पार्टी के कार्यक्रम भोपाल या यहाँ होंगे तो वहाँ। ये उनकी दिनचर्या है। ये रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक। अभी और इसके पहले तो 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे सोया करते थे। मतलब आप सोचो, राउंड द क्लॉक काम है उनका। भोपाल जाना, फिर वापस भोपाल आना, गड़ाकोट आना, फिर फ़ोन आ गया तो फिर वापस भोपाल आना, फिर उसी रात वापस। मतलब ट्रैवलिंग में भी कोई कोताही नहीं। तो मेरे पास जो मोटिवेशन का सोर्स है, मेरे पिताजी, आप मैं बताऊं, अगर अस्वस्थ भी हैं, सिर दर्द हो रहा है, सर्दी हो गई है, बुखार है, तब भी आज तक उनने कभी छुट्टी नहीं ली। ये ज़रूर है कि उनने कहा कि यार दोपहर में नहीं, हम शाम को मिलेंगे। वो शाम को मिलते और खुद अपने फ़ोन उठाते हैं, मंत्री रहते हुए भी, आज भी, और खुद फ़ोन पे लोगों की बात होती। इवन लोग मेरा कहते हैं कि भैया आप फ़ोन नहीं उठाते। भैया को फ़ोन लगाया था, मैंने पिताजी को फ़ोन लगाया तो 1 घंटे में फ़ोन उठा लिया था। कई बार हम भी सोचने लगते। तो हमारे पास जो मोटिवेशन का सोर्स है वो मेरे पिताजी हैं। उनको देख के ही सीख रहा हूँ। अच्छा, मेरे पिताजी फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होते, झुंझलाते भी नहीं हैं। आप कभी आपने वैसे शायद देखा होगा, राजनीति आपने में आके देखा झुंझुनाहट होगा, तो ऑफिस में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पब्लिक मीटिंग में हैं तो कोई भी कुछ भी कहता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरे पिताजी कभी झुंझलाते नहीं हैं। वो बहुत बेहतर तरीके से हैंडल इन चीज़ों को करते हैं। ये चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ उनसे। मैं सीख रहा हूँ। कई बार हम लोग झुंझला जाते हैं, हमारी टोन ऊंची हो जाती है तो लोगों को लगता है ये चिल्ला रहे हैं। हो सकता है हम चिल्ला भी रहे हों, गुस्सा भी आ जाता है। तो अब ये चीज़ें सीखने के मोड में चल रही हैं। तो 2028 तक सारी चीज़ें सीख जाएंगे आप? नहीं, राजनीति में मैंने कहा, राजनीति तो लगातार सीखने का क्षेत्र है। जीवन पर्यंत आप सीखोगे। लेकिन ये ज़रूर है कि गुस्सा ना आए, शालीनता से आप, आपके आने वाले लोग, मिलने वाले लोग, उनसे आप शालीनता से पेश आओ। ये बहुत ज़रूरी है। पहले उनकी सुन लो। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि ये जिस विषय पे बात करने वाला है वो मैं पहले से जानता हूँ। तो जैसे ही उसने कहा अरे हाँ हाँ, हमने कहा हाँ हाँ ठीक है, हमें पता है, हमें पता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे अब हमने कहा हमें पता है ना यार, तुम क्यों इतना खींच रहे हो। तो कई बार चैप्टर का नाम तो वो रहा लेकिन उसकी डिटेल दूसरी निकली। हम सोच रहे थे कि हम इस टॉपिक की जानकारी है, इसको हम अपनी सुपीरियरिटी बताएं, हम अपनी विद्वत्ता बताएं कि हमें ज़्यादा जानकारी। तो फिर कई बार हमें भी सोचने में आया कि यार अपन अभी बहुत कुछ सीखे नहीं हैं यार, आप सब कुछ नहीं सीख पाए हो, अभी आपकी लर्निंग प्रोसेस चल रही है। अभी आप लोगों को सुनना शुरू करो, पहले लोगों का सुनो पूरा। अच्छा, इससे अच्छी बात ये भी होती है कि जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति को समय देते हो ना बोलने का, तो उसका आपके प्रति विश्वास बढ़ जाता है कि भैया ने सुनी। तो सही बात है। नहीं तो जनरली नेताओं के प्रति एक नेगेटिव इमेज जो होती है कि अरे वे तो सुनता ही नहीं है, बहुत जल्दी बिल्ड हो जाती है। सबसे जल्दी बिल्ड होती है, अरे वो तो सुनते ही नहीं है। हम भी अगर किसी के अपने से बड़े किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमारी भी यही धारणा होती है यार कम से कम सुनो तो।
अगर उसने अच्छे आराम से सुन लिया, भले ही कोई हल नहीं निकला या उसने आश्वासन दे दिया कि हाँ हम कोशिश करते हैं, तो हम एक अच्छी आशा लेके चले जाते हैं। मेरे एक बहुत गलत बात है जिसको मैं सुधार रहा हूँ, मैं एकदम सच बोल देता हूँ, तुम्हारा ये काम नहीं हो पाएगा यार। आश्वासन नहीं दे पाते हो? मैं नहीं दे पाता आश्वासन, अभी बड़ी कमी है। हाँ। राजनीति में ये बहुत गलत बात है, ये नेगेटिव है ये बात, ये आपको कुछ दे के नहीं जाएगी। हाँ। लोग कहते नहीं कि स्पष्टवादी है भैया, उसने तो सीधा कह दी, ये चलना ही तो चलता ही नहीं है, राजनीति में चलाना ही नहीं चाहिए किसी को। हाँ। स्पष्टवादी होना आज के समय में बड़ा रिस्की है। आशावादी होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। हाँ। उसका एक कारण है, हम आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे, ये मैंने अपने पिताजी से सीखा। हम आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे कि आप स्पष्टवादी हो, आप कह दो यार नहीं होगा। हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है। आपने जिस समय उससे कहा कि आपका काम नहीं हो सकता है कि आपकी नज़र में उस समय उसका कोई सॉल्यूशन ना हो, इसलिए आपने उससे कह दिया। आप टाइम लो, आप टाइम लो, 4 लोगों से बात करो, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी परेशानी का समाधान निकल आए। ये है। और दूसरी बात, अक्सर लोग स्पष्टवादिता की आड़ में लोग कहते नहीं अरे वो तो स्पष्टवादी है। यार स्पष्टवादी होना एक अलग बात होती है, और अक्खड़पना, रूखी बात करना, अभद्र भाषा में बात करना, ये अलग बात होती है। आजकल लोग क्या करते हैं कि डांट दिया और सामने वाले अरे वो तो स्पष्टवादी हैं, उनका शो, ये नहीं चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मधुर भाषा में मना करो ना यार, देखो भैया आपका काम नहीं हो पाएगा, हम प्रयास करेंगे यार, अरे तुम्हारा काम नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। दोनों में अंतर है ना, बहुत अंतर है। चीज़ आप वही कह रहे हो। एक में आपने कहा कि यार आपका काम हो सकता नहीं है, प्रयास करेंगे, अभी आप जाओ, हम आपको बुला लेंगे। और दूसरी बात, अरे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम जाओ यहाँ से। तो जो पहली वाली बात में उसको एक आशा के साथ चला जाएगा, दूसरी वाली बात में वो आपके प्रति एक गलत धारणा को लेकर चला जाएगा। तो अब ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, भगवान करे कि जल्द से जल्द सीख जाऊँ तो फ़ायदे की चीज़। ठीक है। इस सीखने की प्रोसेस में अभी तक कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जो आपको बड़ी सीख दे चुका हो, बदलाव आ चुके हों पिछले कुछ समय में इस सीखने की संवेदनशीलता के मामले में मैं एक्चुअली क्या है, ये रोज़मर्रा की जो घटनाएं होती हैं तो रिपीटेशन होता है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी ने आपके लिए एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाया, मदद के लिए फ़ोन लगाया, तो ये आपके जीवन में रोज़मर्रा की चीज़ है। तो कई बार होता क्या है कि संवेदनशीलता के मामले में हम लोग थोड़ा डाउन हो जाते हैं, अरे इसकी नहीं हो पाई मदद तो क्या है। जैसे एक बार मुझे ध्यान है, एक व्यक्ति ने फ़ोन लगाया, हॉस्पिटल में कोई मरीज भर्ती होगा, तो उसने मुझे फ़ोन लगाया। मैं पता नहीं शायद किसी मीटिंग में था, या फिर मुझे ऐसा ध्यान है कि बहुत अति आवश्यक कार्य नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उसकी बात ना सुन पाऊँ। वो मुझसे कह रहा कि भैया हम यहाँ भर्ती, हमने थोड़ी देर से फ़ोन लगाना। अरे कहना भैया फ़ोन तो लगा दो, डॉक्टर को सुनो तो। आ रहा है, हमने कि लगा देंगे यार, तुम फ़ोन रखो तो थोड़ी देर बाद लगाना, थोड़ी देर बाद लगाना। वो कह रहा भैया हॉस्पिटल की बात है, हमने कि रखो यार, तुम मीटिंग में रख दिया। दुर्भाग्य से जिस चीज़ के लिए उसने मुझे फ़ोन लगाया था, अब ये सारी चीज़ें मैं रिवील नाम और ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा विवरण बस बता दे रहा हूँ, उसकी डेथ हो गई। केवल इस कारण से कि अगर मैं वो फ़ोन पूरी तरह सुन लेता और संबंधित डॉक्टर को फ़ोन लगा देता, तो संबंधित डॉक्टर वहाँ पे उपस्थित हो जाता। अब होनी अलग बात है, कि जो विधाता ने लिखा है वही अलग बात है, लेकिन अगर डॉक्टर वहाँ पे उपस्थित हो जाता तो कुछ एफर्ट लगाता उसको ट्रीट करने के, हो सकता है कि वो ठीक हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। अब मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें गायब थी, मुझे ध्यान नहीं था कि ये कुछ हुआ है या हो गया, मैंने तो फ़ोन पे सुना ही नहीं बात। अब फिर जब गांव में उठने बैठने के लिए मैंने मंगाई, कहाँ है कहाँ जाना, तो उनके भैया वहाँ पे जाना है, उनके फलाने गांव में, उनके परिवार के व्यक्ति के यहाँ। तो जब मैं गांव में गया, उसके यहाँ बैठा, तो मैंने सुना हमने, और क्या हो गया था, कैसे हो गया था। वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे कारण हमारे पिताजी मर गए। मैंने कहा हमारे कारण? कि तुमने डॉक्टर से बात नहीं करी। वो चीज़ जिंदगी की हम आज तक नहीं भूलते भाई।
वो दिन है कि आज का दिन है। हेल्थ इश्यूज़ को लेके कोई भी मुझे फ़ोन लगाता है तो दुनिया भर की तमाम प्रायोरिटी के काम छोड़ के मैं उस चीज़ को ध्यान में देता हूँ। और अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरी पूरी टीम वहाँ अवेलेबल रहेगी, ख़ास तौर से हेल्थ को लेके, एक्सीडेंट्स को लेके, दवाई के लिए, अस्पताल की व्यवस्था के लिए। वो चीज़ मुझे लगता है कि जब तक जीऊँगा ये प्रसंग मेरे जीवन में, मेरे ज़हन में हमेशा बना रहेगा और ये मुझे प्रेरणा देगा। निश्चित ही। जितनी ग्लानि देगा उतनी ही प्रेरणा देगा। प्रेरणा इसको देकर देगा कि ये आपको संवेदनशील बनाए रखेगा। ये एक मेरे जीवन का बहुत सा प्रसंग है जिसको मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। तो इस एक घटना ने आपके अंदर अचूक परिवर्तन ला दिए हैं। राजनीतिक जीवन में हैं, मैं जानना चाहूँगा, मैंने कई सारे नेताओं की ये समस्या सुनी है लोगों से कि भाई नेताजी हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, मंत्री जी, विधायक जी हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो कि राजनीतिक जीवन में फ़ोन ना उठाना कितना सही, कितना गलत है, और कैसे इस पे काम किया जा सकता है? देखिए, काम तो करना चाहिए इस पे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जनप्रतिनिधि को स्वयं फ़ोन उठाना चाहिए। मेरे पिताजी खुद फ़ोन उठाते हैं, किसी पब्लिक मीटिंग में ना हो या फिर ऑफिस में व्यस्त ना हो तो खुद ही फ़ोन उठाते हैं। ऑफिस में भी इवन जैसे अगर सामने लोग बातचीत कर रहे हैं तो पीए लिए फ़ोन है तो वो बात करा देता है लगातार। समस्या कहाँ आती है मैं आपको बताता हूँ। आप फ़ोन दिन रात चालू किए हो, रात में फ़ोन चालू करने का आपका उद्देश्य क्या है? इमरजेंसी की सिचुएशन में आप अवेलेबल रहो। किसी को परेशानी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, तो आप अवेलेबल रहो, वो तो ठीक है। लेकिन रात में 12:30 बजे, 1 बजे शराब पी के लोग आपको फ़ोन लगा के भैया गांकरें खावे कबे आ रहे हैं? तो यार फिर वो चीज़ें दिमाग में आती ना कि यार 10 में से 1 फ़ोन काम का आता है, 9 फ़ोन उल्टे सीधे आते हैं। इससे अच्छा ये है कि अपनी नींद खराब मत करो, अपन फ़ोन बंद रखो। और बुंदेलखंड के ये सरल और सहज लोग। हाँ यार, हमारे इधर तो कोई हिचकिचाता नहीं है, कोई हिचकिचाता नहीं। अगर दीनदयाल रसोई जो हमारे यहाँ चलती है, अभी कल ही फ़ोन आया था, दीनदयाल रसोई में 5 रुपए की थाली उसको मिलती है और अगर उसको दूसरी थाली खानी है तो वो हमें फ़ोन लगा के कहेगा कि हम एसी में भैया करवा दो, बस 5 रुपये गिनने और नहीं है। वो कहेगा इससे कह दो, बात भी कराता है। ये एक चीज़ अलग है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि 10 में से 9 अगर काम के फ़ोन ना आए रात में, 1 आए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ ऑफिस आवर्स में और जनरली फ़ोन उठाने की प्रवृत्ति सभी जनप्रतिनिधि की स्वयं होनी चाहिए। हम इसको ये कह के अवॉइड नहीं कर सकते कि हम व्यस्त हैं, ये कोई बात नहीं, इतना व्यस्त कोई नहीं होता कि आप फ़ोन ना उठा पाओ। और अगर आपके प्रति लोगों की ये छवि बन गई कि उनसे सीधी बात नहीं होती, तो फिर आपका डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। या फिर ऑफिस का सेटअप आपका ऐसा होना चाहिए कि आप खुद फ़ोन नहीं उठा पा रहे, तो अल्टरनेट फ़ोन नंबर लोगों के पास, आपके क्षेत्र के लोगों के पास ख़ास तौर से होना चाहिए, जिस पे उनकी बात हो, चीज़ें फ़िल्टर करके आपके पास आ जाएं कि ये आवश्यक है। जैसा मैंने अपने यहाँ कर रखा है। अगर जैसे मैं फ़ोन नहीं उठा पाता तो हमारे यहाँ हेल्पलाइन के भी नंबर हैं या हमारे सहयोगियों के नंबर पूरे क्षेत्र में वितरित हैं, वो सभी लोग, तो मेरे पास तत्काल फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना आ जाती कि ये घटना हो गई, इसको इस प्रकार की आवश्यकता है, तो फिर साथ में नंबर आ जाएगा वहाँ से, तो मैं फिर लौट के उसको कॉल कर लेता हूँ, क्यों भाई क्या हो गया। या तो फिर ये व्यवस्था बनाओ। अगर ये व्यवस्था नहीं बन सकती तो स्वयं फ़ोन उठाने की आदत लोगों की होनी चाहिए। लोगों को आपसे हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए बात करने में। आप जब खुद फ़ोन उठाओगे, लोगों से बातचीत करोगे, उनकी सुनोगे, तो एक अलग इम्पैक्ट जाता है। वो कोई इतना व्यस्त नहीं है यार कि फ़ोन ना उठा पाए। आप फ़ोन जेब में रखे हो, मतलब आप उसको यूज़ करने के लिए ही रखे हो ना, अगला सोशल मीडिया चलाने के लिए तो रखे नहीं। सही बात है। तो फ़ोन का उपयोग वही है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात आप सुन सकोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद आप कर सकोगे, तो अपने पद को भी सार्थक करोगे ना। सही बात है। कौन सा ऐसा पल है, मोमेंट है, जिसको आप अपनी लाइफ का मेमोरेबल मोमेंट मानते हो, यादगार पल है, जो आपको उस वक्त बड़ी खुशी हुई हो?
कोई ऐसा पल? ऐसा पल तो यार आने वाला है, अभी तो नहीं आया कि हम इसको मेमोरेबल माने, क्योंकि मेरी एक बहुत इच्छा है जीवन की। क्या है वो इच्छा? मेरे पिताजी मुझे गले लगाकर शाबाशी दें किसी भी काम को लेके। ये जिस दिन ये होगा, वो उस दिन मेरी जीवन की सार्थकता होगी, एक पुत्र के नाते सार्थकता होगी। और ये एक शिष्य के नाते भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ, जब शिष्य के नाते भी आप बिल्कुल, उन्हें अपना गुरु मानते बिल्कुल हो, 100%, आप उनसे 100%, मोटिवेशन लेते बिल्कुल। हो, तो आप एक शिष्य भी नज़र आ रहे हो मुझे भी। आपने बोला कि आपके लिए प्राउड मोमेंट तब होगा जब आपके पिताजी आपको झप्पी देंगे, जादू की झप्पी। हाँ, आपने ये भी बोला कि आप आपके पिताजी को से वो आपको प्रेरणा मिलती है। मौजूदा राजनीति में आपको क्या लगता है, आप किसको राजनीतिक रूप से अपना मौजूदा राजनीति में गुरु मानते हो? क्योंकि आप सामाजिक जीवन में तो उनसे प्रेरणा ले रहे हो, राजनीतिक रूप में और आप किसको और बेहतर मानते हो, किससे आप सीखते हो? देखिए हम लोग तो अभी जैसे राजनीति में आए हैं, तो किसी एक व्यक्ति को ही हम नहीं कह सकते। अलग अलग लोगों में अलग अलग गुण हैं, उनको देख के हम सीख रहे हैं। जैसे अटल जी हमने देखे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमने देखा, तो वो जो उनकी भाषण देने की कला, आज तक उनके जैसा भाषण कोई नहीं दे पाया। मैं खुद प्रयास करता हूँ कि अटल जी जैसा करिश्माई भाषण, जादुई भाषण, लच्छेदार भाषण, पूरी जनता को बांध लेने वाला, ऐसा देने का प्रयास। तो भाषण की कला अटल जी के उसमें थी। फिर मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी को मैंने बड़ी निकटता से देखा है, बड़ी सरलता से, सहजता से, चतुरता से व्यवहार करते हुए इतने वर्षों तक उनने मध्य प्रदेश को चलाया। ये उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं। माननीय मोदी जी से निडरता, दबाव में ना आना, झुकना ना, स्पष्टवादिता, चीज़ों को लेकर एक स्पष्ट नीति। पॉलिटिक्स में ये बहुत जो मैंने बात की है, ये राजनीति में बहुत कम होता है। लोग डरते हैं निर्णय लेने से। नरेंद्र मोदी जी ने एक सोच विकसित की है ना डरने की। जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी नीति है, उस पर हम काम करेंगे, भले ही हमें कितना भी घाटा क्यों ना हो। बहुत सारी हैं, अब इतनी छोटी बात, एक पॉडकास्ट तो इसी पे हो जाएगी पूरी अपनी। और सबसे बड़े मेरे जो गुरु के रूप में हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ, जो टीचर के रूप में, वो मेरे पिताजी हैं। आप अपने आप को सहज कहाँ महसूस करते हो? वो आपका वो स्थान, हैप्पी प्लेस क्या है, कहाँ है? सहजता से मतलब कंफर्ट जोन, या तो हाँ, जहाँ बिल्कुल आपको आत्म शांति मिलती हो, सुकून मिलता हो। ये बड़ी बात है। देखिए अलग अलग तरीके से, या तो हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हों बड़ी सहजता के साथ, आपके सब ऐसे पुराने मित्र जिनके अंदर बाहर सारी चीज़ें, वो आपके बारे में जानते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं। जब आप उस माहौल में रहते हो तो सहज रहते हो। और अंदर की बात अगर ऐसी है, तो मैं, मेरा बेड और एक टीवी, अगर मैं रिलैक्स करता हूँ कभी, अगर छुट्टी वुट्टी मैंने मारी कि यार बहुत हो गया, आज एक दिन की छुट्टी मुझे चाहिए, तो मैं बेड पे बैठा रहूँगा, सामने टीवी चल रही होगी, कोई अच्छी शानदार फिल्म उसमें चल रही होगी, वो एक अलग माहौल है। उससे ज़्यादा सहज में कहीं नहीं रहता हूँ। और सहजता की बात तो ये है कि जैसे आपके व्यवहार में नकलीपन ना हो, तो आप हर जगह सहज हो। हम्म। आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व अगर नकली नहीं है, बनावटी नहीं है, तो आप हर जगह सहज हो जाओगे, आप हर जगह कंफर्टेबल फील करोगे। आपको कुछ बना के नहीं बोलना ना। युवा राजनीति में कितनी रुचि ले रहे हैं, और युवाओं को कैसे राजनीति से जोड़ा जा सकता है, इसको कैसे देखते हो आप? अभी एक आपको मैं अपने रीसेंट का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं बच्चों के बीच में था, 11th-12th के बच्चे थे वो, ये इसी साइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान मैंने बच्चों से कहा, आप क्या बनना चाहते हो? मैंने पटवारी कौन कौन बनेगा, 10-20 बच्चों ने हाथ खड़े किए। मैंने टीचर कौन कौन बनेगा, फिर 10-20 बच्चों ने हाथ खड़े किए। मैंने कहा पुलिस में कौन जाएगा, तो हाथ खड़े हो गए। डॉक्टर कौन बनेगा, हाथ खड़ा। मैंने नेता कौन बनेगा, तो एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। ये बात है 11th-12th की। लेकिन जैसे ही ये बच्चे 12th के बाद बाहर निकलते हैं, कॉलेज में आते हैं,
तो सबसे ज़्यादा युवा नेता पाए जाएंगे। 12th के बाद मानसिकता थोड़ी चेंज होती है, चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण ग्लैमर से थोड़ा प्रभावित होते हैं। तो युवा राजनीति में क्यों आए, ये जो प्रश्न है इसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि अगर आप में संवेदनशीलता है तो आपको राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि मेरा एक मोटो है, एक ध्येय वाक्य है कि राजनीति समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम है। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, बेहतर तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, बियॉन्ड द लिमिट जाके आप किसी की मदद करना चाहते हो, तो पॉलिटिक्स से बेहतर प्लेटफॉर्म दूसरा कोई हो नहीं सकता। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मुख्यमंत्री किसी की मदद करना चाहे तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज़ हैं क्या? नहीं। प्रधानमंत्री किसी की मदद करना चाहे तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज़ है क्या? कोई बाउंड्री नहीं। कलेक्टर अगर किसी की मदद करना चाहे तो उसके लिए बाउंड्री है। जिले का एसपी किसी की मदद करना चाहे तो वो अंडर द लिमिट ही कर पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद ये बियॉन्ड द लिमिट जाके भी मदद कर सकते। इसलिए मैंने युवाओं से खास तौर से यही कहा कि अगर संवेदनशीलता है, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो दूर से नहीं, बाहर से नहीं, अंदर आके पॉलिटिकल कैरियर बना के, पॉलिटिक्स में आके समाज सेवा करना आपको प्रारंभ करना चाहिए। लोग कहते हैं कि समाज सेवा राजनीति में कुछ होती नहीं, लेकिन मेरा है कि इससे बेहतर आप कोई दूसरा आपको मिलेगा नहीं। बियॉन्ड द लिमिट जाके पॉलिटिकल अगर आप हो तो बियॉन्ड द लिमिट जाके आप मदद कर पाओगे। आज की राजनीति में विचारधारा मायने रखती है या व्यक्तित्व? एक अच्छी विचारधारा वाला व्यक्तित्व, दोनों को आप जोड़ना, पर्सनैलिटी व्यक्ति की एक अच्छी विचारधारा को लेके परिष्कृत हो रही है, बन रही है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। व्यक्तित्व से तो हम कई बार प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन कई बार लोगों के व्यक्तित्व बदल जाते हैं। विचारधारा तो नहीं बदलती, व्यक्तित्व बदलता है। आज हम इस पार्टी में, कल हम उस पार्टी में चले गए। व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नहीं, तो आपने जैसा बोला ना, आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में, पार्टी बदलने को तो विचारधारा बोलेंगे। हम इस पार्टी की विचारधारा के साथ पहले थे, फिर उस पार्टी की विचारधारा के साथ हो गए। जी, आपने विचारधारा बदल ली। हाँ, लेकिन नहीं, व्यक्ति का आपका व्यक्तित्व बदला ना, इसलिए आपकी विचारधारा बदल गई। हाँ, जब आपका व्यक्तित्व एक विचारधारा से प्रेरित था तब आप अलग थे। जब आपका व्यक्तित्व बदल के दूसरी विचारधारा से प्रेरित, तो आपका व्यक्तित्व भी बदल गया ना। यहाँ दोनों चीज़ें चेंज हो रही। विचारधारा तो सेम है, जब व्यक्तित्व का परिवर्तन हुआ तो एक व्यक्तित्व जब आपका वैसा था तो आप इस विचारधारा से थे, जब आपके व्यक्तित्व का परिवर्तन हुआ तो आप दूसरी जगह आ गए। विचारधाराएं तो स्टेबल है ना, व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ तो आप कभी इस दल में कभी उस दल में चले गए। तो कुल मिला के राजनीतिक जीवन में व्यक्तित्व ज़्यादा मायने रखता है? नहीं, कम व्यक्तित्व। देखिए, एज अ पर्सन अगर मैं किसी से प्रेरित होऊंगा तो मैं विचारधारा से प्रेरित होऊंगा, और उस विचारधारा को मानने वाला व्यक्तित्व कौन है, फिर मैं उसको आइडल मानूंगा। ऐसे ही होता है। मेरी आइडियोलॉजी बीजेपी की है, तो मैं पहले बीजेपी से प्रभावित हुआ, फिर मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के इतने बड़े लीडर हैं, तो फिर मैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ झुका। अगर मेरा झुकाव बीजेपी की तरफ ही नहीं होता तो मैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ कैसे झुकता? जिसका झुकाव कांग्रेस की तरफ है वो राहुल गांधी जी में अपना लीडर देखते हैं। तो आपने जैसा बोला कि आपका झुकाव भाजपा की तरफ था और आप मोदी जी को अपना वो देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। मोदी जी की तरह बनने के लिए आज के युवा को क्या ध्येय वाक्य अपनाना चाहिए, क्या अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए? बहुत मेहनत है यार, भूतो न भविष्यति है। मैं तो मोदी जी जैसा व्यक्तित्व आज तक धरती पे आए नहीं, और मुझे लगता भी नहीं आएगा। ऐसा कोई नहीं हुआ मोदी जी जैसा। लेकिन आइडियोलॉजी अगर लोगों के मन में मोदी जी के प्रति आए, बने, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दुनिया के सारे त्याग तो मोदी जी ने किए यार। आप बताओ ना, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सारी चीज़ें त्याग करने के बाद कौन सी उनकी संपत्ति है, कौन सी उन्होंने धनराशि जोड़ रखी है?
सारा जीवन दुनिया के लिए तो देश के लिए समर्पित कर दिया उन्होंने। ठीक है। कौन कर सकता है बताओ ना आप। इसी कारण से इतने वर्षों तक सामाजिक जीवन में रहने के बाद भी एक पंजी का 1 रुपये का आरोप नहीं है। नहीं तो सरपंच पे आरोप लग जाता, इतना भ्रष्टाचार कर दिया, उतना भ्रष्टाचार कर दिया। आरोप तो कई बार पद पे रहते हुए नहीं लग पाते हैं, पद के बाद ही लगते हैं, सिद्ध आरोप नहीं हो पाते नहीं, हैं। आरोप तो कभी भी लग सकते हैं, सिद्ध होना ना होना ये अलग बात है। लेकिन मोदी जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 1 रुपये के भ्रष्टाचार का भी कोई आरोप नहीं है। इवन उनकी पूरी कैबिनेट भी ऐसी है। आप सोचो यार, मैं तो 2014 के पहले की तो विज़न देखता था, आए दिन पेपरों में हम पढ़ते रहते थे, ये घोटाला वो घोटाला, फलाना ढिमका, इस मंत्री इतने हज़ार करोड़ का, कॉमनवेल्थ, कहीं 2G स्पेक्ट्रम, कहीं कोयला, फलाना ढिमका, वो बने ही रहते थे। आज की डेट में बहुत हद तक लगाम हो गई इस चीज़ में। प्रधानमंत्री रहते हुए कई प्रधानमंत्रियों के ऊपर आरोप लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी दोषी हैं या ये है वो है। आरोप लगाना आज के समय में सबसे आसान काम है, सिद्ध करना मुश्किल है। लेकिन इतने आसान काम को भी कोई कमिट नहीं कर पाया मोदी जी के खिलाफ में। मोदी जी के ऊपर किसी ने 1 रुपये का भी आरोप आज तक लगाया क्या? नहीं लगाया। कांग्रेस के इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हो, वोट चोरी के? नहीं, ये कोई आरोप नहीं है। त्रुटियां हो सकती हैं, त्रुटियां हैं, वोटर लिस्ट में त्रुटियां हैं, क्यों नहीं है। अभी वोटर लिस्ट में सुधार पूरी तरह हुए कहाँ हैं? हमारी भी बहुत सारी शिकायतें चुनाव आयोग से हैं। एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम भी चुनाव में कंटेस्ट करते हैं, तो हमारी भी बहुत सारी शिकायतें चुनाव आयोग के खिलाफ में होती हैं, उनके प्रति होती हैं। हमने भी कई बार कहा, लेकिन अब चीज़ों को बीजेपी से जोड़ दिया, चुनाव आयोग को बीजेपी से जोड़ दिया। इस कारण से लोगों को, चूँकि इनका पूरा नरेशन है, नरेटिव सेट कर रहा है, बीजेपी चुनाव आयोग एक है, बीजेपी प्लस चुनाव आयोग इक्वल टू वोट चोरी। मैं वोट चोरी का मैंने एक कई बार हम लोग की अब डिस्कशन हुआ इसी विषय पे, तो ये जो राहुल गांधी जी ने जो बताया था, डुप्लीकेट वोटर हैं, एक घर में इतने सारे वोटर्स हैं, एक व्यक्ति के यहाँ नाम है, ऐसी 4-5 चीज़ें उन्होंने बताई थी। ये तो हैं, डुप्लीकेट वोटर होते हैं, जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम अगर नहीं कटे तो उसमें हैं वो। एक घर में वोटर्स, कई पंजीकृत वोटर्स हैं, ये भी होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं पोलिंग एजेंट। हम तो अब राहुल गांधी जी को सलाह दे रहे हैं, आपके पॉडकास्ट में एक व्यवहारिक सलाह दे रहे। चुनाव आयोग या भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाने से पहले आप एक काम करो कि आपकी पार्टी के जो पोलिंग एजेंट हैं उनको टाइट कर दो, तो ना वोट चोरी होगा। आपके हिसाब से आप कहते हो वोट चोरी, तो ना वोट चोरी होगा, ना फर्जी मतदान होगा, कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो पोलिंग एजेंट इतना महत्वपूर्ण अंग है, इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे इलेक्शन की। चाहे वो पंच का इलेक्शन हो, सरपंच, जनपद, जिला, नगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा, जिसमें मत डल रहा है, वहाँ पे एक व्यवस्था होती है पोलिंग एजेंट की। सारे कैंडिडेट्स अपना एक पोलिंग एजेंट उस बूथ पे अपॉइंट करता है। कई पोलिंग एजेंट इतने होशियार होते हैं, एक एक वोट का कैलकुलेशन उनके पास रहता है। पूरी वोटर लिस्ट उस बूथ की उन्हें रटी होती है, कौन जीवित है, कौन मृत हो गया, कौन बाहर है मतदान के दिन, किस बिटिया की शादी हो गई दूसरे गांव चली गई, किसका बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया है वो अवेलेबल नहीं है वोट, ये सारी जानकारी उस पोलिंग एजेंट को होती है। पोलिंग एजेंट की आपत्ति जब दर्ज होती है तो पीठासीन अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि उस आपत्ति के बाद वो मतदान करा सके उस व्यक्ति का। तो मैं इनको यही सलाह दे रहा हूँ कि पोलिंग एजेंट अपने ठीक कर लो आप। न चुनाव आयोग पे आपको तोहमत लगाना है, ना किसी बीजेपी पे आपको आरोप लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, आपके पोलिंग एजेंट गड़बड़ हैं। बिहार चुनाव सर पर है, कैसे देखते हो आप? एक तरफ भाजपा जेडीयू, दूसरी तरफ। देखिए, हम तो बहुत छोटी राजनीति कर रहे हैं, बिहार एक बहुत बड़ा प्रदेश है
और मैं शुरू से बिहार और उत्तर प्रदेश को राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में देखता हूँ। जितने एक्सपेरिमेंट बिहार और उत्तर प्रदेश में होते हैं वो भारत में किसी भी राज्य में नहीं होते, चाहे जातियों को लेकर हो, क्षेत्रीयता को लेकर हो, विषयों को लेकर हो। अल्टा पलटी के चुनाव होते हैं, मतलब प्रेडिक्शन के बाहर जाके कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, ऐसे मुद्दों पे वहाँ के चुनाव पलट जाते। और बिहार तो बहुत सेंसिटिव प्रदेश है। बिहार को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, अकेले भारत के नहीं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, अच्छे और बुरे दोनों में। बाहुबली भी आपको बिहार में मिलेंगे, आईएएस भी सबसे ज़्यादा, आईपीएस भी मिलेंगे। दोनों चीज़ों के लिए फेमस है हमारा बिहार। और अभी भी देखा जाए तो बिहार जो वहाँ पे अभी भी साक्षरता में जो कमी है, जो विकास उतना नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा विषय है। विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है, विविधताओं से भरा हुआ। जैसी पूर्व के समय में राजनीति चला करती थी, आज भी बिहार में लगभग वैसी ही राजनीति चलती है, ताकत की राजनीति जिसको अपन कहते थे, जो आदि अनादि काल से चली आती, जिसको कहते ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस टाइप की राजनीति अभी भी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बिहार में। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय के साथ साथ चीज़ें बहुत सुधरी हैं वहाँ पे, बहुत सुधरी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता को 5 साल और जेडीयू और बीजेपी को देना चाहिए, ताकि और बेहतर से बेहतर विकास बिहार में हो सके। क्योंकि मैं जब से हमने होश संभाला है, जब से थोड़ा हम लोग कॉन्शियस हुए हैं, बिहार को एक बहुत ही पिछड़े हुए राज्य के रूप में हम लोगों ने देखा है, सुना है। मूवीज़ भी बनती थीं तो इसी प्रकार क्राइम एक्टिविटीज़ की मूवीज़ बिहार के लिए बनती थीं। अगर मूवीज़ में कोई सीन बिहार के लिए आता था तो एकदम दुर्दशा वाले सीन आते थे। अब बिहार बेहतर कर रहा है, तो हमें कम से कम डबल इंजन की सरकार जब हम कहते हैं, केंद्र और राज्य का संयुक्त प्रयास अगर विकास के मामले में बिहार को मिल रहा है, तो मेरा तो निवेदन है आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कि देना चाहिए। अब मेरा एक आपसे निवेदन है कि जैसा आपने अभी बताया कि पिताजी 72 साल के हो गए हैं, भाजपा में भी कहा जाता है कि 75 साल के बाद राजनीतिक रूप से पार्टी की गाइडलाइन में हैं बहुत सारी चीज़ें। 2025 चल रहा है, 28 में चुनाव है, तो क्या हम 2028 में अभिषेक दीपू भार्गव को प्रत्याशी के रूप में देख पाएंगे? पहले तो मैं खुद सोचता था हमें ये चुनाव लड़ना है, हमें वो चुनाव लड़ना है, हमें लोकसभा का लड़ना है, हमें विधानसभा का लड़ना है। पहले खुद की इच्छा थी, अब नहीं है। अब तो पार्टी के लिए समर्पित हैं। पार्टी जो कहेगी, उपयोगिता होगी लड़ेंगे, पार्टी के लिए उपयोगिता नहीं होगी तो नहीं लड़ेंगे। तो इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें आपके पिताजी को स्थान नहीं दिया गया, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस निर्णय को आप सही मानते हैं कि आपको भी कुछ लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी से कुछ चूक हुई है, कुछ बेहतर हो सकता? चूक वाली बात नहीं है। हम बहुत सीमित एरिया में राजनीति कर रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण बहुत सीमित है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रदेश को देख पा रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व, तो पूरे देश को देख के चल रहा है। उन्होंने क्या सोचा है, पार्टी की बेहतरी के लिए उन्होंने जो कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। व्यक्तिगत हित के लिए गोपाल भार्गव ने कभी राजनीति नहीं की, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो कभी किसी पद के लिए उनकी लालसा नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के डे 1 से एक अनुशासित कार्यकर्ता और एक सक्षम सिपाही वो हैं। पार्टी ने जैसा पूर्व में कहा, जिस भूमिका में उनको देखा, उन्होंने उस भूमिका का निर्वहन किया। वर्तमान में पार्टी उन्हें विधायक के रूप में देख रही है, हम उससे भी संतुष्ट हैं। कुछ विशेष देखिए, क्षेत्र के कामों का बस एक रहता था कि मंत्री हैं तो क्षेत्र में विशेष काम हो जाते थे। अब मोहन यादव जी के कारण मंत्री पद नहीं भी है, तो हमें मोहन यादव जी का समर्थन इतना ज़्यादा है कि हमें उस मंत्री पद की कोई आवश्यकता वर्तमान में लग नहीं रही। हमारे क्षेत्र के सारे काम और विकास के काम निरंतर वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो 2028 के पहले अभिषेक भार्गव अपने अंदर वो क्या सबसे ज़रूरी गुण लाएंगे जो एक अच्छे नेता में होना बहुत ज़रूरी है? और विनम्र बनना है और संवेदनशील बनना, ये दोनों चीज़ें और अगर ताकत से आ गई, बेहतर तरीके से आ गई, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मैं एलिजिबल हो रहा हूँ किसी चुनाव को लड़ने के लिए, किसी पद को आने के लिए, पद पे बैठने के लिए। ये दोनों चीज़ें बस मुझे हैं कि थोड़ी संवेदनशीलता और विकसित हो और बेहतर तरीके से लोगों की परेशानी
तात्कालिक और तत्परता के साथ उनकी परेशानी को समझ के उसका निदान कर सकूं, और विनम्रता जितनी आ सके लोगों से बातचीत करने में, व्यवहार में, बात में, वो उस बात का प्रयास करता हूं कि धीरे धीरे हो जाएगा। राजनीति में जनता के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? एक चीज़, ईमानदारी। अगर आपके व्यक्तित्व में ईमानदारी है तो जनता में भरोसा आजन्म आजीवन बरकरार रहेगा। आपके व्यक्तित्व में ईमानदारी नहीं है, पानी के बुलबुले की तरह कुछ ऊपर वो फूट जाओगे। ठीक है, आपको विपक्ष या आलोचकों की तरफ से ऐसी क्या कोई तंज या प्रतिक्रिया मिली है जो आपके लिए एक सीख बन गई हो? मैंने यही कहा ना, गुस्सा आ जाता है। हाँ। मेरे आलोचक कहते हैं कि गुस्सा आ जाता है, मैं सीख रहा हूँ हाँ। गुस्से को कंट्रोल करना, लोगों की बात सुनना आवश्यक है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी बात कर लेते हैं। आज के समय में आप क्या मानते हो कि सोशल मीडिया चुनाव को कितना प्रभावित कर बहुत सकती ज़्यादा है? प्रभावित करता है। नैरेटिव सेट करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया उतना रीचेबल नहीं है। एक यूथ जो है वो टीवी नहीं देख रहा, पेपर नहीं पढ़ रहा, तो ये जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये बहुत पीछे हो गया सोशल मीडिया से। आजकल सारी चीज़ें लोग मोबाइल पर देखना ही पसंद करते हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है चुनाव प्रभावित करने में। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें नेगेटिविटी और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही। उससे कैसे बचा जा सकता है? अब उससे बचने का तो देखिए बहुत मुश्किल तरीका है। उसके लिए तो सामने वाले जो देख रहा है उसकी बुद्धि पे निर्भर करता है कि वो कैसे बचेगा। अगर वो थोड़ा स्मार्ट है तो 2-3 साइटें और खंगालेगा तो उसको उस न्यूज़ की जानकारी सत्य है कि असत्य है उसको पता चल जाएगा। और अगर वो उसी चीज़ों को देख लेगा तो उसी को सत्य मान लेगा, तो इससे बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स बनाए हैं, थोड़े रूल्स और स्ट्रिक्ट करने चाहिए फेक न्यूज़ को, जो ये सर्कुलेट होती है फेक न्यूज़, इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़े और सख्त नियम और कानून लाना चाहिए, क्योंकि इससे अंतोगत्वा नुकसान देश का ही होना है ना। कोई पार्टी जीते कोई हारे वो एक अलग बात है, ये फेक न्यूज़ का सिलसिला चलता रहेगा। आज आप कर रहे हो, आप सत्ता में आ गए तो कोई दूसरा करेगा, तो नुकसान जनता का होगा और अल्टीमेटली देश का होगा, क्योंकि लोगों को सत्य ही नहीं पता। असत्य ज्ञान के आधार पे, असत्य बातों के आधार पे आपका जीवन चल रहा है, आप उसी को सत्य मान के चले हो। तो कहीं ना कहीं जब चीज़ों का खुलासा होगा, पर्दाफाश होगा, तो फिर आप किस लेवल पे खड़े रहोगे, कहाँ खड़े रहोगे। तो ये चीज़ें कुछ गवर्नमेंट को भी बड़ी सख्ती के साथ लागू करनी चाहिए कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ में बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। भाजपा ने भी पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर बड़े परिवर्तन करे हैं, आपके नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप उनकी कार्यशैली को? देखिए, हेमंत जी तो बहुत सहज व्यक्ति हैं, बहुत सरल व्यक्ति हैं। आप उनसे मिलोगे तो आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी बहुत बड़े राजनेता से मिल रहे हो। एक तो उनकी कद काठी, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व तो बहुत सामान्य है, और बातचीत भी जब वो करते हैं तो बड़ी सरलता से, सहजता से के साथ बातचीत करते हैं। तो ये एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़े पद पे वो आसीन हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारा संगठन पूरे संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा संगठन माना जाता है मध्य प्रदेश का, और ऐसे संगठन के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता जब उनसे मिलने के लिए जाता है तो एक ऑरा लेके जाता है, अपने मन में एक धारणा लेके जाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं। और जब वो व्यक्ति बहुत ही सरलता और सहजता से मिलता है तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैंने खुद महसूस किया, अभी मैं जब उनसे मिल के आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है कि धक्का मुक्की ये वो सारी चीज़ें हो, मिलने के लिए समय ना मिले, लेकिन क्या बेहतर तरीके से उन्होंने, भीड़ काफ़ी थी, ये कुछ 10-15 मिनट की दौरान की बात है, चूँकि वो पूर्व में घर में आए थे, मैं उस समय नहीं था, पिताजी से मिलके वो गए थे, तो मैं फिर प्रदेश कार्यालय में उनसे मिलके आया। तो पहली बार मिलने के लिए तमाम बातें दिमाग में चल रही थी, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, समय देंगे कि नहीं देंगे, सम्मान देंगे कि नहीं देंगे, भीड़ भाड़ बहुत होगी, कैसे मिलेंगे। भीड़ भाड़ होने के बाद भी 10-15 मिनट में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 25 लोग इतने छोटे से ऑफिस में उनसे मिलने के लिए खड़े होंगे, तो 25 के 25 लोगों को उन्होंने इतने बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स दे के उनसे बात की। तो एक लीडर का जो गुण होता है ना, सामने वाले को अपना बनाने का, ये हेमंत जी में देखने को मिला मुझे, और मुझे
लग रहा है कि अब और बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करेगा, निश्चित रूप से। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल आज के पॉडकास्ट का कि आप हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को एक समाज सेवी, एक जनप्रतिनिधि, नेता होने के नाते क्या मोटिवेशनल आप टैगलाइन देना चाहोगे कि इसको पकड़ के वो जीवन में आगे बढ़ें, हर दिन उसी ऊर्जा के साथ लोगों के बीच जाएं, अपने कार्य क्षेत्र में जाएं और काम कर सकें? युवाओं के लिए, युवाओं के लिए देखिए, मैं युवाओं से बस एक बात कहना चाहता हूँ, लक्ष्य विहीन जीवन किसी काम का नहीं है। आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। आप किसी नौकरी को लेकर लक्ष्य बनाओ, लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए। केवल आप धरती पे अवतरित हो गए, जीवन जी लिया, चले गए, किसी ने नोटिस नहीं किया, ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। नोटिसेबल लाइफ आपकी होनी चाहिए, लोग आपका नाम जाने, आपकी पहचान हो, आपके जाने के बाद आपके अच्छे काम याद किए जाएं, जीते जी आप हजारों नहीं एक व्यक्ति की मदद कर पाए हो, कम से कम इतना तो जीवन में आपका होना चाहिए, तभी मनुष्य होने की सार्थकता है। लक्ष्य बनाइए, किसी की चेहरे पे मुस्कुराहट आपके कारण आई है, वो कारण आप बनिए। काम ऐसे करके जाइए कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद करते हुए रोएं। और वो काम कभी भी जीवन में मत करना जिसके कारण आपके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े, चाहे वो किसी भी प्रकार के काम हो। सीधी सीधी सिंपल यही सारी चीज़ें गाइडेंस में अपने युवा साथियों को देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा मैं आपसे नहीं कह रहा कि दुनिया बदल दो, समाज बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं। ये बहुत सिंपल सारी चीज़ें हैं। रोज़मर्रा की जीवन में प्रतिदिन का कुछ ना कुछ ऐसा एक लक्ष्य बनाओ, भले ही प्रतिदिन का ना बनाओ, महीने में, हफ्ते में किसी ना किसी एक व्यक्ति की जो आपसे कमतर हो उसकी मदद करना प्रयास करो। आप किसी भी लेवल पे ये करना शुरू करो। निश्चित रूप से देखो, एक पॉजिटिविटी की जो बात होती है ना, जब वो पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है, जब कोई व्यक्ति आपको धन्यवाद देता है, ना भी दे और आपको लगे कि आपके द्वारा किए गई हेल्प से किसी की मदद हुई है और उसके लिए सहायता हुई, तो वो जो पॉजिटिविटी आपको अंदर से आती है ना, वो पहाड़ तोड़ने की ताकत दे देगी, मुश्किल से मुश्किल काम करने की ताकत दे देगी। एक जो आशा और एक जो ऊर्जा आपके अंदर आएगी, वो किसी और चीज़ से नहीं आ सकती। सत्कर्मों का फल इस दुनिया में मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। इसलिए सत्कर्मों के प्रति आपका आग्रह होना चाहिए, आप उसमें लगे रहिए, निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अभिषेक भार्गव जी, जिनसे हमने उनके व्यक्तिगत जीवन के कई सारे अनसुने किस्सों पर चर्चा की, साथ ही साथ उनसे राजनीति से जुड़े हुए कुछ सवाल करे, जिसका उन्होंने बड़े हाजिर जवाबी से जवाब दिया और बातों ही बातों में उन्होंने हमें बता दिया कि उनको खुशी तब लगेगी, तब महसूस होगी जब उनको पिताजी से जादू की झप्पी मिलेगी। हम आशा करते हैं 2028 में वो समय जल्द देखने को मिले जब उनको अपने पिता से वो जादू की झप्पी मिले। दीपू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।